न्यूज नशा, आदत हर खबर की। बंधुओं प्रणाम। न्यूज नशा के आज के कार्यक्रम में मैं आशुतोष अग्निहोत्री बात करूंगा कच्चाथीवी द्वीप श्रीलंका को दिए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अर्धसत्य की। अर्धसत्य मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस बारे में प्रधानमंत्री ने आधी बात तो बताई, लेकिन आधी बात या तो उन्होंने बताई नहीं या वो छुपा गए। फिलहाल उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री ने पूरे विषय का आधा सच बोला। मोदी जी ने यह तो कहा कि 1974 के समझौते में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने कच्चाथीवी द्वीप श्रीलंका को दे दिया, लेकिन यह नहीं बताया कि 1976 में एक ऐसे ही अन्य समझौते में श्रीलंका ने संसाधन संपन्न वाडे बैंक को भारत के हिस्से के रूप में मान्यता प्रदान कर दी थी। मोदी जी ने ऐसा करते हुए यह भी चिंता नहीं की कि उनकी इस नासमझी का असर भारत और श्रीलंका के रिश्तों पर भी पड़ सकता है, वो भी तब जबकि श्रीलंका अभी चीन के प्रभाव से बाहर नहीं आ पाया है। इस विषय पे हमारे साथ जुड़े हैं हमारे मेहमान वाजिद साहब और आनंद वर्धन जी। तो सबसे पहले मैं वाजिद साहब के पास जाऊंगा। वाजिद साहब, क्यों प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतने सेंसिटिव इशू को इतने हल्के तरीके से, या आखिर वजह क्या रही, क्यों ऐसे किया? आशुतोष जी, आप जानते हैं कि मोदी जी जो है वो किसी न किसी तरीके से जो उन्होंने नारा दिया है 400 पार का, वो उसे हासिल करने के लिए तमिलनाडु में जो एक माहौल है उसे बदलने के लिए और उसको कैप्चर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि वो कच्चाथीवी द्वीप को एक मुद्दा बनाए, क्योंकि यहाँ जो तमिलनाडु के मछुआरे हैं या तमिलनाडु की जो पॉपुलेशन है उसमें उनका काफी इंटरेस्ट होता है कि वो कच्चाथीवी द्वीप को जो है कम से कम अपने मछली के कारोबार के लिए उसका इस्तेमाल करें, और वो किसी तरीके से अगर भारत के हिस्से में वापस आ जाए तो उनको मछलियों का जो है काफी बड़ा फायदा हो सकता है, तो उनके रोजगार का। मगर इसके पीछे ना एक बहुत बड़ा एक रहस्य है। मैं ये अगर आप आगे सवाल करेंगे तो बताने की कोशिश करूंगा कि सिर्फ चुनावी फायदे में आप चंद मछुआरों को खुश करके आप कुछ वोट प्रतिशत तो बढ़ा सकते हो, मगर इसमें कितना बड़ा नुकसान जो है वो देश का हो सकता है शायद आपको अंदाजा नहीं। क्या मैं जवाब दूं? नहीं, देखिए उनके जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आपने जो बात कही कि 400 प्लस, या बीजेपी की बात करें तो 370 प्लस, तो इतनी सीटें साउथ की 130 लोकसभा सीटों को माइनस करके तो कल्पना नहीं की जा सकती। अब 130 में भी आप देखिए सबसे बड़ा जो चंक है वो तमिलनाडु की 39 सीट्स का है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपने बूते कभी जीत नहीं पाई है, और उसी को इस बार मोदी जी टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं बार बार। और एक ऐसा सेंसिटिव इशू तमिलियंस के लिए या वहां के मछुआरों के लिए छोड़ दिया कि देखिए आप लोग कच्चाथीवी जाते थे, वहां अपने जाल सुखाते थे, वहां रेस्ट करते थे, लेकिन उस समय की इंदिरा गांधी जी ने बहुत ही, उन्होंने एक शब्द इसमें निर्मम तरीके से श्रीलंका को दे दिया कि ये तरीका हैंडल करने का। लेकिन अब हम बात करेंगे वाडे बैंक एरिया 1976 वाला वाडे बैंक का एरिया जब मिल गया, और आपको जानकारी होगी कि वाडे बैंक का एरिया कच्चाथीवी एरिया से कई गुना बड़ा है इन साइज। वहां पे फिशिंग वहां पे कैपेबिलिटीज काफी हैं, कई स्टडीज हैं, मैं आपको बताऊंगा। वहां बताया जाता है दुनिया में जो कुछ बेहतरीन फिशिंग साइट्स हैं उसमें से एक वाडे बैंक का एरिया है। वहां पे पेट्रोलियम और गैस की बात आप करेंगे, मैं इससे बड़ी बात आपको बताना चाहता हूँ, वो क्या है जी। दरअसल ये अभी एक संभावना है कि वहां पर कच्चा तेल या गैस या पेट्रोलियम पदार्थ हो सकते हैं, इसमें कोई बहुत ज्यादा दम नहीं है। असल कहानी क्या है वो समझे क्या है। जो भारत ने कच्चाथीवी द्वीप के बदले में लिया था
वो इलाके में बहुत भारी मात्रा में लिथियम मौजूद है। इसका भारत को पता नहीं। ये लिथियम जो आगे आने वाला जो फ्यूल है, क्योंकि 2030 तक आप जानते हैं एजेंडा 2030 के तहत दुनिया में जो ऑयल एनर्जी है इसको कम से कम पर लाना है, बल्कि इसको जीरो कर दिया जाएगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। यही वजह है कि पेट्रोल डॉलर डूबता जा रहा है, इकोनॉमी दुनिया की जो है अस्त व्यस्त है, और अगली जो फ्यूल सिस्टम है वो लिथियम है। और यहाँ जो भारत के पास है, जो टुकड़ा भारत ने लिया था, ये उसी वक्त पता लगा लिया गया था। और आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, एक्चुअली मेरे सूत्रों ने जो वहां पर एक माइनिंग चल रही थी और जो कुछ डीले वहां पर चल रही थी, उसकी कुछ सूचनाएं मुझ तक आई थी, जो फिर उसके बाद मैं उस लड़के से संपर्क नहीं कर पाया। मुझे बहुत सारी चीजें जो है जाननी थी जो मैं नहीं जान पाया, मगर मेरी अपनी डाउट और संभावनाएं और जो कुछ मुझे इनपुट मिल रहे थे वो ये थे कि एक भारी भंडार जो है वो लिथियम का है। तो क्या मोदी जी वो लिथियम का भंडार कच्छातीव द्वीप के बदले में जो है श्रीलंका को देना चाहते हैं? मतलब वो जो डील है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो डील हुई थी पहले 1960 में, जो डील थी माना 1960 में कच्छातीव जो भारत का हिस्सा था, 1974 में जब ये दिया गया था श्रीलंका को, उसके बदले में जो हमने एरिया लिया था, उस एरिया में मैक्सिमम संभावनाएं बहुत ज्यादा, बल्कि मैं तो कहूं कि है वहां लिथियम, वो समुद्र का जो रेत है, जो आप देख रहे होंगे ना, राम सेतु जिसे कहते हैं, जो भारत को, उत्तर तमिलनाडु को श्रीलंका को कनेक्ट करता है इलाका, उसके अगर आप उत्तर में देखते हैं तो कच्छातीव द्वीप है, और जब आप उसके साउथ में जाते हैं तो साउथ वाला इलाका जो इस वक्त भारत होल्ड करता है, उसमें एक भारी भंडार लिथियम का है। और इस लिथियम के भंडार पर अमेरिका से लेके, पश्चिमी जगत से लेके, चाइना से लेके सबकी गहरी नजर है। तो आप चुनावी फायदे के लिए देश की फ्यूचर की जो फ्यूल एक खजाना है, एक बहुत बड़ी संपत्ति है, उसके साथ मेरे ख्याल से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरे पास कोई प्रमाण मौजूद है कि वहां लिथियम मौजूद है, मगर जो कुछ मैंने कहा कि मुझे जो इनपुट मिल रहे थे, जो चीजें मिल रही थी, उसकी संभावनाएं ज्यादा थी। बल्कि उस लड़के का तो कहना था कि ये लिथियम का भारी भंडार है और इस पर काम शुरू करने के लिए शायद अभी इंटरनेशनल जो गेम है उसमें हम लोग फंसे हुए हैं और जल्दी ही शायद इसकी माइनिंग या खनन शुरू हो सकता है। तो यहाँ एक लिथियम का भंडार होने की संभावना है। जो पहले जो डीले होती थी कि आपके जो जमीन का टुकड़ा देना है कि लेना है, उसके लिए आपको पता है कि श्रीलंका हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी थी। हमें माफ करना, अपने चंद नागरिकों के बदले हम पूरे उस देश के साथ में दुश्मनी नहीं कर सकते थे, जो जिसके तनाव का नतीजा ये हुआ कि आप जानते हैं कि आज वहां पर चाइना ने एक अपना बाकायदा एक डेवलप किया है पोर्ट, और पोर्ट डेवलप करने के बाद उस पर पूर्ण अधिकार अपना कर लिया है, जहां से भारत की जासूसी की जाती है, जहां भारत के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर दिया गया है। और वहां बेसिकली जो हमारे संबंध जिस स्तर पर डेवलप होने चाहिए थे, जितनी तेजी में पिछले 10 सालों में हमारे संबंध गिरे हैं, अगर इनको और बढ़ाया जाता तो शायद इन 10 सालों में चाइना को ये मौका ना मिल पाता कि वो इतना बड़ा एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पहले श्रीलंका में बनाता, फिर मालदीव में बनाता, फिर बांग्लादेश की स्थिति आप जानते हैं क्या हो रही है इंटरनेशनल लेवल पर। ठीक है, आप भारत में लोकल अपनी राजनीति को चमकाने के लिए अंतरराष्ट्रीय जो रिश्ते हैं, जो डिप्लोमेटिक आपके एंगल्स हैं, जो आपके सिस्टम ने बाकायदा डील किए हैं, उनको आप खतरे में नहीं डालना चाहिए। मुझे लगता है चुनाव तो होता रहेगा, सरकार कभी किसी की आएगी कभी किसी की जाएगी, देश को रहना है, पड़ोसी आप नहीं बदल सकते, पड़ोसियों को यही रहना है। और ये कड़वी सच्चाई है कि आज अगर हमारे सबसे अच्छे मित्र, जिसकी अर्थव्यवस्था हम पे डिपेंड करती है, जो जिसको हम ही तेल देते हैं, बहुत सारी चीजें हम देते हैं, और हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक महत्वपूर्ण लोकेशन है, क्योंकि आप जानते हैं कि हम 3 तरफ से जो समंदरों से घिरे हुए हैं, उसमें 2 स्टेशन ऐसे हैं जिनमें हम मालदीव और श्रीलंका के तौर पर देख सकते हैं, जो हमारे उस इलाके को मॉनिटर करने में हमारे दुश्मनों के काम आ रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे जो स्ट्रेटेजिक वेपन जो रिसर्च सिस्टम्स हैं वो उसी इलाकों में मौजूद है, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो आप बहुत सारी चीजें हैं जिसे हम खुल के बात नहीं कर सकते, मगर हम उनको खतरे में डाल रहे हैं सिर्फ चुनावी फायदे के लिए। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। देखिए भाई साहब, जहां तक मैं समझता हूं कि कच्चा थीवी हो
या बांग्लादेश के साथ जो है वो गलियारे की बात है। ये सारी सिचुएशन अगर हम बहुत एंशियंट पीरियड्स, ये सारे इलाके कभी ना कभी किसी ना किसी राजा के पास थे। अब बांग्लादेश या पूर्वी जिसको आप पाकिस्तान कहते हैं, वो जब अलग हो गया, कुछ इलाके उधर चले गए, कुछ इलाके इधर चले गए, आने जाने में दिक्कत होती थी, एक दूसरे की पुलिस जो है लोगों को अरेस्ट करती थी। श्रीलंका के साथ भी वही था, बांग्लादेश के साथ भी वही था। तो जस्ट फॉर कन्वीनियंस कि भाई ठीक है, एरिया बॉर्डर डिस्प्यूट सेटल कर लिए जाएं, किसी भी देश के नागरिक को बेवजह परेशान ना होना पड़े। फॉर दैट रीजन ये सब किया जाता रहा था। वही अब अगर इस तरह जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने इंदिरा गांधी जी पर जो है सवाल खड़ा कर दिया, हमारी जो बांग्लादेश के साथ ट्रीटी हुई है उस पर भी इस तरह सवाल खड़े किए जा सकते हैं। और वहां पर तो आप देखिए कि हमने एरिया बांग्लादेश को ज्यादा दिया है, बांग्लादेश से हमको कम एरिया मिला है, ये तो उस पर सवाल हो सकता है। ये तो मोदी जी की डील है और मोदी जी पे उस वक्त थोड़े बहुत लोगों ने सवाल उठाए। उसके बाद जो है चूंकि मीडिया सिर्फ वो बातें उठाता है जो मोदी जी के हित में जाती हो, तो हमने एक बड़ा हिस्सा, बड़ा चंक दिया बांग्लादेश को, और हमने बहुत कम उसके बदले में हिस्सा दिया डिस्प्यूट्स को क्लियर करने के लिए। और अगर हम इनका चुनावी फायदा उठाते, मुझे लगता है कि आशुतोष जी हमको एक ब्रॉड वे में सारी चीजों को समझना चाहिए था। आखिरकार बांग्लादेश का बन जाना भारत के लिए एक अच्छा कदम इस मायने में था। देखिए, मैं आज आपको एक बड़ी बात बताता हूँ, उसे समझना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी समर्थकों को भी समझना चाहिए और ऐसे रिपोर्टरों को भी और पत्रकारों को भी समझना चाहिए कि ये जो बना था इसमें भारत की कितनी बड़ी सुरक्षा थी। जहां पर आज बांग्लादेश में इंडिया आउट की मुहिम जारी है, जहां पर अब मालदीव में इंडिया आउट की मुहिम जारी है, हम जो है इस पूरे इलाके को एक बड़े भाई की तरह लीड करते थे और हम इस पूरे इलाके के जो है वो बड़े मुखिया थे। आज अगर वो छोटे छोटे देश जो हमारा ही टुकड़ा कभी रहे होंगे, अगर वो हमारे पर ही अनिर्भर रहे होंगे, आज वो हमारे दुश्मनों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, तो यह हमारा कूटनीतिक डिप्लोमेटिक फेलियर है और ये सिर्फ चुनावी फायदों के लिए है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक्चुअली जब पाकिस्तान को बनाया जा रहा था तो पहली बात तो आपको हिस्ट्री में वो शब्द जो है ढूंढने से मिल जाएंगे कि पहली बार 1920 में लॉर्ड माउंटबेटन ने पहली बार अपनी किताब में लिखा था, जब वो फौज में एक सिपाही के तौर पे काम कर रहा था, कि भारत को, एक बड़े भारत को, जैसे आपने कहा कि यहाँ रजवाड़े थे, रजवाड़ों के कहीं ना कहीं सीमाएं थी, 512 हिस्से थे, सब जानते हैं हम सब चीजों को, वो 512 रियासतों को मिलाकर एक हिंदुस्तान बनाया गया था। तो वो सारी डिस्प्यूट्स तो आगे पीछे चलते रहेंगे, मगर जड़ समझे कि भारत के हित में ये कितना था। तो एक ये हुआ कि उसके बाद ये हो नहीं पाया। उसने क्या किया था कि जो पठान थे, जो पाकिस्तान के हिस्से के कुछ कबायली इलाके थे, जो उनकी एक अपनी एक भारत में फौज बटालियन होती थी, उनको अलग करना, उनको कमजोर करना इसलिए जरूरी था कि अगर ऑटोमन एम्पायर को तोड़ दिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो उसके बाद जो है एक सबसे बड़ा मुसलमानों का देश कोई बचता था तो वो भारत था। और यहाँ की अर्थव्यवस्था को आप दरकिनार नहीं कर सकते। जिस वक्त हम गुलाम थे उस वक्त 1947 तक भी निजाम हैदराबाद की अर्थव्यवस्था ब्रिटेन की महारानी की अर्थव्यवस्था से बड़ी थी। तो इनको तोड़ना जरूरी था और तोड़कर कम से कम मुस्लिम कम्युनिटी को बंटवारे में इस तरह कमजोर करना था कि ये दोबारा से सऊदी अरब पर कोई बड़ा क्लेम ना कर दें, मुस्लिम जगत पर अपने राज का क्लेम ना कर दें। ये सारी चीजों को जो है वो कायदे से पढ़ाया नहीं गया। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, जितने दर्शक हमें सुन रहे हैं वो गूगल पे जाएं, सर्च करें याल्टा ट्रीटी, याल्टा अधिवेशन को पढ़ें। याल्टा अधिवेशन में आपको मिलेगा 1945 4 अप्रैल 1945 को जो मुनक्किद किया गया, 11 अप्रैल तक चला, जिसमें बिग थ्री, जिसमें स्टालिन, फ्रैंकलिन और चर्चिल मौजूद थे। और उसमें ये तय कर लिया गया था उस डॉक्यूमेंट में कि भारत का बंटवारा कैसे किया जाएगा। उसके बाद यानी मैं 1942, ये लंबी कहानी है, फिर कभी जो है डिटेल में जरूर बताऊंगा, मगर एक चीज आपको बता दूं कि उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी ये था कि मुसलमानों को उनकी रियासतों को कैसे टुकड़ों में बांटकर कमजोर किया जाए ताकि एक मजबूत भारत के तौर पर सेफ रहे और यहाँ के झगड़े फसाद को कम कर दिया जाए। आप घुमा फिरा के फिर उन झगड़ों को लेकर आते हो जिनको खत्म करने के लिए मुसलमानों को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। और ये कभी
कभी भी सऊदी अरब को, ईरान को या फिर इस तरह के ऑटोमन एम्पायर को चुनौती ना दे सके या क्लेम ना कर सके, ये उस संधि के तहत था। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हम जाते हैं 1947 के दौर में, तो सऊदी अरब कोई बहुत बड़ा देश नहीं था और उसे बने हुए जो है 2034 में उसको बाकायदा मान्यता मिली थी और वो एक अभिग्रोही कर रहा था। एक भारत में ही ऐसा देश था जहां पर हैदराबाद निजाम एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था थी, जहां भोपाल के नवाब थे, जहां पर लखनऊ के नवाब थे, जहां पर कलकत्ता के नवाब थे, जहां पर जो है सियालकोट के नवाब थे। और इनके पास इतनी संसाधन थे कि अगर इनको आपस में नहीं बांटा जाता तो फिर ये देश, माफ करना, अगर 2 दिन के लिए आप 2 साल के लिए जवाहरलाल नेहरू को, सरदार ठीक पटेल बात। को प्रधानमंत्री बना भी देते तो कुल मिला के फिर वापस मुसलमानों के पास आ जाती। तो फिर आप उन चीजों को अगर छेड़ रहे हो तो आप इस देश के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। सही बात है। और देखिए, आरोप भी किस पर लग रहा है? देश की संप्रभुता से खिलवाड़ करने का आरोप उस प्रधानमंत्री पे लग रहा है जिसने ऐसा काम कर दिया जो शायद आज तक दुनिया के इतिहास में किसी ने नहीं किया। उसने पूरा का पूरा, अरे आप संप्रभुता की बात, पूरा एक उसने अलग देश बनवा दिया। बताइए, इतिहास में कभी किसी ने किया उस तरह से, और बहुत ही डेयरली किया था पूरा। ये बड़ी जबरदस्त डिप्लोमेसी थी हमारी, और इंदिरा जी की मैं इसको बधाई देना चाहूंगा कि जिस तरीके से ईस्टर्न वेस्टर्न जो बेसिकली पाकिस्तान को जिस तरीके से बंटवारा किया, और 1971 में उसके पहले एक मुहिम को तैयार किया गया, उसके बाद आए काम किया गया। और एक तो पहली बात ये कि पाकिस्तान के साथ भी संबंधों को बेहतर रखा, बांग्लादेश को अलग करवा के उसके साथ भी अपने संबंधों को बेहतर रखा, श्रीलंका शार्प बनाया, और बहुत सारी चीजें जो एक डिप्लोमेटिक आप कह सकते हैं कि एक एशियन शेर की तरह भारत जो है वो ग्रो कर रहा था। और 1984 तक चीन हमारे सामने स्टैंड नहीं करता था। हमारी लघु उद्योग, कुटीर उद्योग को जिस तरीके से इंदिरा जी ने जो है इंक्रीज किया था, वो मुझे आज भी याद है कि हमारे पैसे की वैल्यू क्या थी और किस तरीके से ग्रो कर रही थी। आप जो है सिर्फ चुनावी हितों के लिए आप अपने जो एक चेंज, बड़ा चेंज जो भारतीय कूटनीति, भारतीय डिप्लोमेसी और भारतीय राजनीति में लाए, उनको तनकीद का निशाना न बनाए। आप चुनाव लड़े, अच्छे से लड़े, सभ्यता के साथ लड़े, और वो खतरे दोबारा पैदा ना करें इस देश के लिए, जो जिन खतरों से हमारी सिस्टम ने, हमारे लीडरशिप ने और हमारे साथ ब्रिटिश लीडरशिप ने जिस कायदे से इसको निपटाया है। दोस्तों, कच्चा तीवू के ऊपर काफी कंट्रोवर्सी हुई, खासतौर से नरेंद्र मोदी ने इस इशू को एक ऐसे टाइम उठाया जहां विदेश नीति का ख्याल किए बिना कि उसके परिणाम क्या हो सकते हैं, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए और कांग्रेस पर अटैक करने के लिए दरअसल इस मुद्दे को चुनाव के अंदर उछाला गया। कभी कभी ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी को सरकार में और बीजेपी में कोई फर्क नजर नहीं आता, कि सरकार के दायित्व अलग होते हैं, जो कुछ बोला जाता है सोच समझकर बोला जाता है। शायद उन्हें इस बात का भी भान नहीं रहता कि उन्हें लगता है कि वो हर चीज कह सकते हैं और हर चीज उन्हें कहने की आजादी है और कोई उन्हें रोक नहीं पाएगा दुनिया में। दरअसल अहंकार की जब पराकाष्ठा हो जाती है तो आप इन चीजों को देखते हैं। ये श्रीलंका और भारत के बिल्कुल बीच में एक द्वीप, छोटा सा द्वीप, 285 एकड़ का, सिर्फ 285 एकड़ का, इसे एक समझौते के अंतर्गत इंदिरा गांधी ने सौंप दिया था श्रीलंका को मध्य 70 के दशक में। लेकिन इसे अभी उछालने की जरूरत क्या थी? बहुत सारे मुद्दे होते हैं कई देशों के बीच में जिन्हें थोड़ा बहुत गिव एंड टेक करके सेटल किया जाता है। लैंड डिस्प्यूट्स हमेशा ऐसे ही सेटल किए जाते हैं, या फिर वो डिस्प्यूट जो कि दो देशों के बीच में समुद्र के अंदर होते हैं, उन्हें भी आपसी सहमति से हमेशा सॉल्व किया जाता है। अभी कुछ वर्ष पहले मोदी जी ने प्रधानमंत्री होने के नाते जब बांग्लादेश से 3 एनक्लेव के अंदर जब समझौता किया था बॉर्डर सॉल्यूशन के लिए, तो वहां पर हमने क्या पाया? हमने पाया 500 एकड़ जमीन, 500 एकड़, और हमने दिया कितना बांग्लादेश को? 10,500 एकड़ जमीन दी, 10,500। तो क्या हमने गवाया उसके अंदर? बिल्कुल गवाया। कितना गवाया? ऑलमोस्ट 10,000 एकड़ हमने गवा दिया। तो क्या इस लैंड डिस्प्यूट को सॉल्व करने में हमने नरेंद्र मोदी की क्या मजम्मत की या कंट्रोवर्सी पैदा की या उनका क्रिटिसाइज किया? नहीं।
क्योंकि जब दो देशों के बीच में समाधान चाहिए होता है तो किसी का लॉस, किसी का फायदा होता ही है। लेकिन एक मुद्दे को, एक समस्या को सॉल्व करना, सुलझाना ही सबसे टॉप प्रायोरिटी है, ताकि दो देशों के बीच में शांति स्थापित हो सके, और वो शांति किसी भी कीमत पर मिले, जरूरी है। यह मुद्दा कच्चाटीवू का भारत और श्रीलंका के बीच में बोन ऑफ कंटेंशन था, कई दशकों से था। अल्टीमेटली इंदिरा गांधी ने दूरदर्शिता दिखाते हुए इसको सॉल्व किया। मैं आपको इसका पहले एक मैप भी दिखा देता हूं, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ये लोकेशन क्या है इसकी। ये देखिए, श्रीलंका और भारत के बिल्कुल बीच में, खासतौर से आप पाएंगे कि जहां पर रामेश्वरम है, ये रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर रामेश्वरम नाम की जगह आती है, जहां लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। और वहां से आप पाक स्टेट होते हुए जाफना जाते हैं, जो श्रीलंका का एरिया है। बीच में पड़ता है कच्चाटीवू, 285 एकड़ का, और इसको अधिकतर मछुआरों के द्वारा यूज किया जाता है वहां पर, क्योंकि एक सेंट्रल ट्रांजिट पॉइंट आ जाता है, तो वहां पर अपने जाल सुखाते हैं। वहां पर छोटे मोटे कुछ चर्चेज वगैरह भी हैं, वहां पर लोग दर्शन करने के लिए भी जाते हैं, भक्ति के लिए भी जाते हैं। लेकिन अपने आप में इसकी स्ट्रेटेजिक महत्ता तो है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। दोनों देशों के बीच इसके ऊपर कंट्रोवर्सी रही है, पर कहीं ना कहीं इसको सॉल्व करने के लिए एक दूरदर्शिता की जरूरत होती है। ये दूसरे नक्शे में देखेंगे तो भी आप यहां पर पाएंगे कि मन्नार आइलैंड है, यहां पर श्रीलंका का जाफना एरिया है, कच्चाथीवू आइलैंड है यहां पर बीच में, 285 एकड़ का है, और रामेश्वरम की आप टिप देख सकते हैं वहां पर। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या इंदिरा गांधी ने गलती की? देखिए, एक बात हमें समझने की जरूरत है। दुनिया में जब भी दो देशों के बीच में समझौते होते हैं, तो समझौते एक तरफा नहीं होते हैं, समझौते हमेशा दो तरफा होते हैं। कुछ फायदा, कुछ नुकसान होता है। लेकिन जिस ढंग से नरेंद्र मोदी ने इसको इंदिरा गांधी को कंडेम करने के लिए उठाया और कहा कि भारत की अखंडता के साथ, संप्रभुता के साथ समझौता किया, मुझे लगता है कि उसकी आलोचना होनी चाहिए। मोदी को विदेश नीति की समझ नहीं है। समझ होती तो इस किस्म की ना समझी की बातें और उन सेटल्ड इशू के ऊपर ना करते जिनको नहीं करना चाहिए विदेश नीति में। पर शायद उनकी अज्ञानता का अंधकार इतना बड़ा है कि जिसको चैलेंज करना ही बहुत मुश्किल है। अब इस डील में क्या हुआ था? इस डील में क्या होता है? इस डील में कुछ भारत को भी मिला था। तो अर्ध सत्य जब आपको बताया जाता है तो वो अर्ध सत्य बहुत खतरनाक होता है। क्या हुआ यहां के अंदर? भारत को क्या मिला? देखिए, समुद्र जो है ना, अपने आप में सोने की खान है। उस समुद्र के अंदर हमें मरीन वेल्थ मिलती है। मरीन वेल्थ का मतलब होता है कि जिसको कहते हैं कि समुद्रिक मच्छियां तो होती हैं, कुछ और चीजें भी होती हैं। उस समुद्रिक वेल्थ के अंदर मिनरल्स भी होते हैं, और कई बार ऐसा होता है उसके से खनिज तेल भी निकलता है। अब एक इंटरनेशनल लॉ है कि आपका जो क्या कहते हैं कि बाउंड्री है, वो आपके तट से 12 नॉटिकल माइल की रहती है। 12 नॉटिकल माइल। एक नॉटिकल माइल एक नॉर्मल माइल से थोड़ा सा बड़ा होता है। नॉर्मल माइल जो होता है लगभग 1.60 किलोमीटर के बराबर होता है, और नॉटिकल माइल जो होता है, जो समुद्र के अंदर नापा जाता है, वो उससे थोड़ा सा बड़ा होता है। तो एक देश की बाउंड्री जो होती है 12 नॉटिकल माइल की होती है, यानी कि 12 नॉटिकल माइल से आप बाहर निकल गए तो फिर आप अंतरराष्ट्रीय समुद्र में आ गए। उसके बाद उस देश के अधिकार और कानून वहां पर नहीं चलते। अगर आप सपोज करो मुंबई में है और मुंबई के समुद्र तट से आप 12 नॉटिकल माइल की सीमा क्रॉस कर गए और बाहर चले गए, तो फिर आप अंतरराष्ट्रीय समुद्र में हैं। यहां पर किसी देश का शासन नहीं होता, वहां पर आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी देश का कानून वहां नहीं चलता। पर एक कानून और भी है, अंतरराष्ट्रीय मान्य कानून है कि हर देश को जो समुद्रों के साथ लगे हुए हैं उनको एक इकोनॉमिक जोन दिया जाता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन दिया जाता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मतलब है कि ये करीब 200 मील तक होता है। अब समुद्र तट से 200 मील तक की जितने भी उसमें हमारा जो मिनरल वेल्थ है या फिर जो मरीन वेल्थ है, वो हमारी होती है, उस देश की होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो दो देशों के बीच में ऐसा होता है कि ना 200 मील इधर से होता है ना 200 मील इधर से होता है, तो फिर बीच की एक बाउंड्री लगानी पड़ती है कि यहां तक का हिस्सा तुम्हारा इकोनॉमिक जोन का, यहां तक का हिस्सा मेरा है। अब ऐसे ही एक क्या कहते हैं वजय बैंक का एरिया था, उसको वाडगे बैंक भी कहते हैं, वाजय बैंक भी कहते हैं, या वैज बैंक भी कहते हैं उसको, तीनों नाम है उसके, नाउन है। ये वजय बैंक का एरिया था 4000 स्क्वायर किलोमीटर का। वेरी रिच इन द मिनरल वेल्थ एंड मरीन वेल्थ। मरीन वेल्थ मतलब वहां मच्छियां बहुत थी, हर साल सैकड़ों करोड़ रुपए की मच्छी वहां से पकड़ी जाती है आज भी। ये जो वाडगे बैंक या वैज बैंक या वजय बैंक, जिसको जो भी नाम दिया जाए इसको,
इसको इस कच्चा थीवू प्लेनेट के बदले में यहां भी डिस्प्यूट था भारत और श्रीलंका के बीच में, उसे श्रीलंका ने भारत को दे दिया। ये कहां पे था, मुझे लगता है अब आपको बताने की जरूरत है। यहां पर आपका मसला सॉल्व होता नजर आएगा। ये एरिया है, ये वैज बैंक भी कह सकते हो, वजय बैंक भी कह सकते हो, वाडगे बैंक भी कह सकते हो, तीनों नाम है इसके, हालांकि तमिल नाम के हिसाब से कुछ और भी हो सकता है। यहां पर डिस्प्यूट था भारत और श्रीलंका के बीच में कि किसकी टेरिटरी में आता है, कुछ हिस्सा इंडिया का, कुछ तमिलनाडु का, अपना श्रीलंका का, तो यहां पर काफी डिस्प्यूट थे। लेकिन श्रीलंका ने इसके ऊपर अपना क्या कहते हैं कि जो कब्जा था छोड़ दिया और कहा कि इसको आप ले लीजिए। तो भारत को एक्चुअली देखा जाए तो ये 4000 स्क्वायर किलोमीटर का ये वाडगे बैंक का एरिया एक्सक्लूसिव मिल जाता है और श्रीलंका ने यहां पर अपना दावा इसके ऊपर छोड़ दिया। हमने क्या दिया, 285 एकड़, हमने वापस क्या लिया, 4000 स्क्वायर किलोमीटर का वाडगे बैंक का एरिया, रिच इन द मिनरल वेल्थ एज वेल एज मरीन वेल्थ। अब आप बताइए, ये 4000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया समुद्र में क्या छोटा होता है? आप कहोगे अब यहां तो कोई बस्ती तो बसाई नहीं जा सकती। भाई बस्ती तो नहीं बसाई जा सकती, लेकिन यहां हर साल सैकड़ों करोड़ रुपए की मच्छी पकड़ी जा सकती है और उसके नीचे जो अतुलनीय मरीन वेल्थ है, मिनरल्स हैं, उसको तो हमने अभी तक दोहन ही नहीं किया कभी, और अंदर से क्या निकलेगा, तेल निकलेगा या कुछ और निकलेगा, पता नहीं है। तो इन एक्चुअलिटी इंदिरा गांधी ने जो सौदा किया था, फायदे का सौदा था। 285 एकड़ देकर वाडगे बैंक का 4000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इस एग्रीमेंट में हमारे पास आया था। पर मोदी जी आपको अर्ध सत्य बताते हैं ना, कच्चा थीवू के बारे में बता दिया 285 एकड़, ये नहीं बताया कि वाडगे बैंक का 4000 स्क्वायर किलोमीटर हमको मिला। मोदी जी साथ में ये भी बता देते कि हमें बांग्लादेश के साथ समझौते में 500 एकड़ मिला था और हमने उनको 10,000 एकड़ दिया। क्या उनकी बताने की हिम्मत थी क्या? और ये क्यों नहीं बताया कि इंदिरा गांधी ने अपने उसी दौरान 1975 में सिक्किम को भारत में मिलाया था, एक भारत का नया राज्य बना था। ये क्या मोदी जी नहीं बताएंगे आपको? अर्ध सत्य खतरनाक होता है। तो मोदी ने अननेसेसरी कच्चा थीवू की कंट्रोवर्सी क्रिएट की, चुनाव के अंदर वोट देने के लिए, सिर्फ इसलिए कि इंदिरा गांधी के ऊपर अटैक किया जा सके और लोगों को बताया जा सके कि इंदिरा गांधी देश की दुश्मन थी, देशद्रोही थी। तो फिर उस हिसाब से देखा जाए, इंदिरा गांधी ने तो 285 एकड़ दिया कच्चा थीवू का और वो देशद्रोही थी मोदी जी की नजर में, तो 10,000 एकड़ देने वाला बांग्लादेश को मोदी जी कितने बड़े देशद्रोही हैं फिर? ये बात जरूरी है, इस बात की पहचान होनी जरूरी है। तो मोदी जी को क्या है, अज्ञानता के अंधकार में घिरे हुए, उन्हें विदेश नीति की समझ नहीं है और वो बिना मतलब के जो सेटल्ड इशू होते हैं उनको उठाते हैं, जो देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होता है। इसलिए ना केवल उनकी अपनी बदनामी होती है, हमारी बदनामी होती है, देश की बदनामी होती है कि ये व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है सिवाय दो देशों के बीच में संबंध बिगाड़ रहा है। और इस चक्कर में सारा का सारा मीडिया और सारे मिनिस्टर श्रीलंका के सड़कों पर है, भारत की मजम्मत कर रहे हैं, भारत को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ आता कि एक मित्र देश के साथ हम अपने संबंध क्यों खराब करना चाहते हैं। ऑलरेडी बांग्लादेश में इंडिया आउट है, नेपाल में इंडिया आउट है, मालदीव में इंडिया आउट है, भूटान हमसे नाराज है। आप फिर एक और दुश्मन क्यों पैदा करना चाहते हैं? म्यांमार और पाकिस्तान तो वैसे ही हमसे अलग है, कोई मतलब ही नहीं रह जाता, तो हम और दुश्मन क्यों पैदा करना चाहते हैं? पर मोदी जी की सिफत में है कि दुश्मन पैदा करो, दुश्मन पैदा करो। किसी के साथ रह नहीं सकते, ना समाज के साथ, ना परिवार के साथ, ना पड़ोसी देशों के साथ, ना दुनिया के साथ, सिवाय अपनी सो कॉल्ड विश्व गुरु की पदवी को लेकर चिंतित रहते हैं कि वो सबसे बड़ी होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि भारत, ये जो इशू उठाया गया है, हमें लोग सिर्फ मूर्ख ही कहेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं कहेंगे। विदेश नीति में ऐसी मूर्खताएं बहुत भारी पड़ती हैं और मोदी जी तो मुझे लगता है कि अब क्या कहूं उनके बारे में, मैं शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, बट ही हैज ब्रॉट द डिसरेप्यूट टू आवर नेशन एक्चुअली। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।